Vande Mataram. I hope you all are happy and safe at your home. In the previous classes, we had gone through the various forms of business organization and sole proprietorship. तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स थे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया था. Now let's move forward towards our next topic, that is HUF. So please write down the heading in your copy, HUF. HUF. This is Hindu undivided family. This is a forms of business which is also known as joint Hindu family business. Joint Hindu family business. ओके, सो बेसिकली जॉइंट हिंदू, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी फैमिलीज होंगी वो जॉइंट हिंदू होना चाहिए. मतलब वो हिंदू फैमिली भी होना चाहिए और उसमें जॉइंट सभी लोग जॉइंट ही रहनी चाहिए, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है हिंदू लॉ से रेगुलेट होती है. हिंदू लॉ से ये रेगुलेट होती है. ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो HUF है, इस HUF में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं. ओके, सो इसमें जो है हमारी कुछ कुछ कंडीशंस हो जाती है. आइए हम लोग जो है उस कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, इसमें जो है 2 conditions are there. 2 conditions are there. So the very first condition is minimum 2 male member must be there. Minimum 2 male members must be there. मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है जिसमें अगर एक खाली मेल मेंबर है, बाकी सब फीमेल मेंबर है, उस केस में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं होगा. एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होना मैंडेटरी है. तो मिनिमम 2 मेल मेंबर को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा. ये कौन बोलता है? ये हिंदू लॉ बोलता है. ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके सेकंड में, existence of some ancestral property. Existence of some ancestral property. What is the meaning of ancestral? पूर्वजों की प्रॉपर्टी. पूर्वज मीन्स हमारे पापा, हमारे दादा, ये लोग जो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते थे उस प्रॉपर्टीज़ की बात यहाँ पे किया जा रहा है. मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को दिखाना होगा कि यस वी हैव या फिर आई हैव दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड having 2 male members in our business so that we can go ahead for the joint Hindu family business according to the Hindu law. ओके, चलो आगे बात करते हैं. इन्हीं 2 कंडीशंस को जैसे ही हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, अब आते हैं इसके मेंबर्स की बात. ठीक है ना, तो इनके मेंबर्स की जब भी हम लोग बात को करते हैं, इनके मेंबर्स में सबसे पहले एल्डेस्ट मेल मेंबर्स होंगे. एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो भी हमारा मेल मेंबर सबसे एल्डेस्ट होगा उसको एक देख लेते हैं, एंड बाकी मेंबर रेस्ट मेंबर्स. सी दिस इज मेंबर, दिस इज मेंबर्स. सो जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे?
कर्ता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ता ऑफ द फैमिली। कहते हैं ना कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, फिर जो घर का प्रधान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ता कर्ता विधाता। ऐसे एक हिंदी में फ्रेज हम लोग बोलते हैं। तो हर्ता कर्ता विधाता मतलब यही 7 काम को करेगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, को-पार्षनर्स। राइट इट डाउन। रेस्ट मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, को-पार्षनर्स। ओके, सो ये जो कर्ता होता है यही सारे डिसीजंस को लेता है। जो भी हमारे जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे के सारे कौन लेते हैं, कर्ता लेता है। ठीक है। और तो को-पार्षनर्स क्या करते हैं, ये लोग सजेशंस देते हैं। ओके, सजेशंस हमारा देते हैं। ठीक है। तो को-पार्षनर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सजेशंस को देता है, और जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो हमारा कर्ता होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। एक हो गया इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज 2 मेल मेंबर। एल्डेस्ट मेल मेंबर को हम कर्ता कहेंगे जो कि सारे डिसीजंस को लेगा। रेस्ट मेंबर को हम लोग को-पार्षनर्स कहेंगे जो कि सारे सजेशंस को देगा। अब जॉइंट फैमिली बिजनेस में 2 सिस्टम होते हैं। राइट डाउन, देयर आर 2 सिस्टम इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देयर इज 2 सिस्टम, देयर इज 2 सिस्टम। पहला जो सिस्टम होता है वो होता है दया भाग। ओके, दया भाग। और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है मिताक्षरा। मिताक्षरा। ओके, देयर आर 2 सिस्टम इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट वन इज दया भागा एंड सेकेंड वन इज मिताक्षरा। अब इन दोनों में मेन पॉइंट क्या है, देखो दया भागा जो है ओनली एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। मतलब ये खाली वेस्ट बंगाल में ही इस तरीके का सिस्टम एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है ना। ऑल ओवर द कंट्री, ये कहाँ पे होता है, ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। राइट इट डाउन, ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। अच्छा, अब जो दया भाग में होता है वो क्या होता है कि दोनों ही को-पार्षनर बन सकते हैं। मतलब ये जो वेस्ट बंगाल में मेल और फीमेल दोनों ही क्या बन सकते हैं, हमारे को-पार्षनर बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं हमारे। इसका मतलब क्या होता है, राइट इट डाउन, अंडर दिस सिस्टम मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू बिजनेस can become co-partners as well as co-partners। दोनों ही ये लोग बन सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम लोग समझ लेते हैं इसी में ही कि को-पार्टनर्स और को-पार्षनर का मतलब क्या हो गया। मतलब जैसे कर्ता की बात कर रहे थे, अब तक कर्ता कौन हो रहा था, मेल मेंबर हो रहा था। लेकिन अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कर्ता हमारा फीमेल मेंबर भी बन सकता है। मतलब मेल और फीमेल मेंबर दोनों ही को-पार्षनर भी बन सकता है और को-पार्टनर भी बन सकता है। लेकिन इस वाले केस में हमारा खाली जो मेल मेंबर होता है वही हमारा कर्ता होता है, और सारा डिसीजन जो होता है मेल मेंबर अपने से ही लेता है। क्लियर है कि सारे जितने भी मेल मेंबर होंगे वो सारे लोग हमारे क्या हो जाएंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ही पार्टिसिपेट करेंगे, और दे कैन बिकम द को-पार्षनर एज वेल एज कर्ता। यहाँ पे फीमेल मेंबर्स को कर्ता नहीं बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सेकुलरिज्म देखने को मिलता है कि हिंदू लॉ है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये मेल डोमिनेटिंग बिजनेस होता है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। हाँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। हम लोग हल्दीराम के पैकेट वो खाते हैं ना, भुजिया,
हल्दीराम जो है पहले हमारा HUF था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब इसका बिजनेस एक्सपैंड किया तब जो हल्दीराम है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को समझने को मिलेगा जो कि पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता था, अब जो है वो कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया है, अब वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया है। हम लोग कन्वर्जन क्यों करते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस। ओके, सो दयाभागा एंड मिताक्षरा, इसके अंदर हमारा क्या है, दयाभागा में मेल और फीमेल मेंबर को पार्टनर बन सकते हैं। मिताक्षरा में जो है हमारा खाली मेल मेंबर ही बन सकता है। ये हमारा खाली वेस्ट बंगाल में ही आएगा और ये हमारा ऑल ओवर द कंट्री इसमें आ सकता है। इज इट क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीचर्स ऑफ joint Hindu family business. Write down the heading features. Features. तो पहला जो इसका फीचर होता है वो होता है मेंबरशिप बाय बर्थ। मतलब जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है अगर फैमिली में, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से ही हम उसको क्या मानेंगे, वो हमारा मेंबर हो जाएगा। मतलब जो भी छोटा से छोटा बच्चा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि उसको एडल्ट होना ही पड़ेगा, उसको 18 ईयर्स का एज क्रॉस करना ही पड़ेगा। द थिंग इज जैसे ही उसकी बर्थ होती है वो हमारा मेंबर हो जाता है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, माइनर मेंबर की बात को ये कर रहा है। तो माइनर मेंबर जैसे ही हमारा बिजनेस, जैसे ही उसका जन्म होता है वो तुरंत हमारा वो बन जाता है। नाउ द पॉइंट इज, अब आप लोग कहेंगे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन ये प्रॉफिट का तो हिस्सा ले सकता है। किसी एक्ट में ये नहीं लिखा है कि छोटे बच्चों को प्रॉफिट नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले सकता है। अगर वो लेना चाहता है उसका जो पेरेंट होगा, उसका जो लीगल गार्जियन होगा वो उसमें एंट्री करेगा, वो उसमें साइन करेगा। इट मीन्स membership by birth become the features of one of the most important feature of HUF. Okay, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज मैनेजमेंट। ओके, सो समझते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट को जो है हमारा कौन कंट्रोल करता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेंबर या फिर कंट्रोल्ड बाय कर्ता। और कर्ता कौन होता है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो जो हमारा एल्डेस्ट मेंबर होता है वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब क्या बाकी मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते? कर सकते। बाकी मेंबर्स खाली सजेशन देंगे और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर्ता द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे पिछले क्लास में, COM। ओके, जैसे soul.com हो गया, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं HUF.com बाय कर्ता। ठीक है, बाय कर्ता मीन्स कंट्रोल, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये किसके पास होता है? कर्ता के पास होता है। अब इस ओनरशिप को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ओनरशिप कर्ता का भी होता है, ओनरशिप मेंबर्स का भी होता है, क्योंकि सबकी ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो कंट्रोल है और ये जो मैनेजमेंट है ये दोनों खाली कर्ता ही करता है, क्योंकि कर्ता के पास सारी की सारी पावर होती है। वही क्या कहते हैं उसको, वही सारे डिसीजंस को लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट किसके कंट्रोल में रहता है? कर्ता के कंट्रोल में रहता है। वही सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है और डिसीजंस को भी लेता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर।
नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम लोग बात को करते हैं तो ये बहुत ही इजी है कि मिनिमम जो है हमारा, मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए, और वो 2 कौन होने चाहिए, मेल होने चाहिए। मैक्सिमम की क्या है, कोई लिमिट नहीं है भाई, हमारा जॉइंट फैमिली है, जितना बड़ा जॉइंट फैमिली हो उतना बढ़िया है, ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मिनिमम 2 मेल मेंबर होना मैंडेटरी है, जो हमने कंडीशंस में पढ़ा था। ओके, सो नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 मेल मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट। ओके, एकदम यहीं पे ही याद करते चलो ताकि बार बार इसको पढ़ना ना पड़े। एक बार मैं 1000 बार इसीलिए ही बोल रहा हूँ कि बार बार ये याद हो जाए। सो ट्राई टू लर्न मोर, ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स फॉर द फ्यूचर benefits. Okay, now moving towards the 4th point, that is liability. ओके, तो लायबिलिटी के केस में हम लोग इसको 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले लायबिलिटी हम लोग देखते हैं कि कर्ता के पास कितनी लायबिलिटी होती है, और दूसरा हम लोग देखते हैं मेंबर्स के पास क्या लायबिलिटी होती है। जो कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि पर्सनल एसेट्स may be attached। मतलब अगर हमारा डेट पे नहीं कर पाया तो हमारा पर्सनल एसेट्स जो है अटैच्ड हो जाएंगे। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनकी हमारी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अप टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ये लोग आ रहे हैं उतने ही शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लायबल होंगे, और कर्ता जो है उसकी जो पर्सनल एसेट्स है वो अटैच्ड हो जाएंगे। ध्यान रखना, कर्ता की पर्सनल एसेट्स की हम लोग यहाँ पे बात को कर रहे हैं कि अगर हमारा डेप्ट पेमेंट ना कर सके। अब बात ये आती है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका क्या किया जाएगा। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा कर्ता का बनता है, कर्ता का उतने हिस्से को हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि कर्ता के केस में पर्सनल एसेट्स में भी अटैच, और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी जो उसका पार्ट है वो भी हमारा इसमें अटैच हो जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 5th पॉइंट। Write down the 5th point, that is minor member. That is minor member. माइनर मेंबर जो होता है, मेंबर बाय बर्थ में से, जैसा हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था, तो बाय बर्थ ही इन लोगों को मेंबरशिप मिल जाता है। तो इनको जो प्रॉफिट मिलता है, छोटा बच्चा क्या नोट गिनेगा। हाँ, हम अगर छोटे बच्चों को बोलेंगे लो बेटा 500 का नोट लो, वो थोड़ा ना चेक कर पाएगा कि हाँ ये 500 का नोट असली है कि नकली है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ वी हैव टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस केस में 2 केस आता है, या तो जो माइनर मेंबर है उसके जो पेरेंट्स हैं, लीगल पेरेंट्स हैं, उनको हम हैंड ओवर कर देंगे, या फिर जो करता है उसकी सारी कैलकुलेशन करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसको अपने पास रख लेगा। अपने पास रख के जैसे ही वो एडल्ट्रेशन एज आ जाएगा, एडल्ट एज बन जाएगा, वो हमारा 18 ईयर्स के बाद वो उसको पे कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनर मेंबर होता है, माइनर मेंबर का बाय बर्थ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राइट ऑफ अ मेंबर, राइट्स ऑफ मेंबर्स। ओके, तो सारे मेंबर्स की क्या राइट होती है, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर्ता के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो हमारा सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, या फिर किसी भी तरीके की अगर विंडो ड्रेसिंग हुई है उसको भी समझ सकते हैं।
ठीक है। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस मैनिपुलेशन? जैसे विजय माल्या ने क्या किया था, अपने बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन किया था कि जहां उसको लॉस हो रहा था वो किसी तरीके से घपला करके दिखा दिया कि यहाँ पे उसकी प्रॉफिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ी किया। तो ये जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और कर्ता पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई बताओ तुमने ये काम क्यों किया, तुम्हारा इतना प्रॉफिट हो रहा था तो हमको इतना प्रॉफिट कम क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया। इन सारी चीज़ों में क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसलिए मेंबर जो है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। क्लियर है इतना? तो अगर नहीं चेक करेगा तो क्या होगा पता है? उसको अगर मान लो कि कर्ता थोड़ा सा बायसनेस दिखा दे और बायसनेस दिखाने के बाद जो है उसको कम प्रॉफिट दे दे तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तब तो फिर इन लोगों की हित की इनके हित में काम नहीं हो पाया, भाई धोखाधड़ी हो गई इसका मतलब। ठीक है, इसीलिए राइट्स ऑफ मेंबर यही होता है कि हमारा जो कर्ता होता है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा और जो मेंबर्स है इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं 7th पॉइंट पे। हमारा जो 7th पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन। सो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस होता है वो हमारा क्या है? कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना? नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाई, किस लॉ के थ्रू गवर्न होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था हिंदू लॉ। तो गवर्न्ड बाई हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द next feature after registration, that is perpetuity. परपेचुअलिटी का क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। परपेचुअलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन जिसको कहा जाता है। मतलब अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद हमारा क्या होगा उसकी बात को ये करता है। तो परपेचुअलिटी के केस में हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में अगर कर्ता का डेथ हो जाता है, ठीक है ना, अगर कर्ता का डेथ हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, तो कर्ता का डेथ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हमारी फैमिली सेपरेट नहीं हो रही है, हमारी फैमिली टूट तो नहीं रही है। भाई हम लोग इंसान हैं, ठीक है ना, इंसान एक ना एक दिन सबको मरना ही मरना है। तो कर्ता भी मर गया, कर्ता मर गया तो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर विल बी कर्ता। तो जो नेक्स्ट हमारा मेल मेंबर होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे मेल मेंबर कोई बचा ही नहीं है तो अब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स को लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। अगर दोनों मेल मेंबर ख़त्म हो गए हैं तब धीरे धीरे बिजनेस भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इतना कुछ समझने के बाद तुम लोग सोच रहे होगे कि सर अगर झगड़ा हो गया तो क्या होगा? देखो, कोई भी तरीके का अगर फैमिली में झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है उससे अगर बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वो लोग फैमिली से हट के चले जाते हैं, सेपरेट होके चले जाते हैं, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं, उस केस में हम क्या कहेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खत्म हो गया। उस टाइम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा ही नहीं। क्लियर है? So these are the 8 points of the features of joint Hindu family business. Okay. Now come to the point, the merits of joint Hindu family business. Write down the heading merits.
मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मेरिट्स, मेरिट्स। ओके, अब बात करते हैं मेरिट्स में हमारा जो है पहला पॉइंट हमारा क्या है। तो मेरिट में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, हम इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हमारा 2 मेल मेंबर्स एटलीस्ट है, तो इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो हिंदू लॉ में कहा गया है उसी को मानते हैं और उसको मान के हम लोग अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व हमारा हो जाता है। बात करते हैं सेकंड मेरिट की। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट डाउन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेटस टू मेंबर्स। तो जब हम एक बिजनेस में रहते हैं तो हम लोग क्या क्या रहते हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं। हमारा एक प्रॉफिट आ रहा है, एक जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारे फैमिली मेम्बर्स में, तो ये एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहती है। नहीं तो हमारे में क्या है, जैसे मान लेते हैं हम काम कर रहे हैं या फिर मेरा भाई काम नहीं कर रहा है, मेरे भाई को इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होने लगता है। चाचा है हमारे, बहुत बड़ी फैमिली है, एक बंदा काम कर रहा है, बाकी सब बंदे घर पे बैठे हैं, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, भैया जो भी पैसा आएगा वो सब में बट जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। और स्टेटस टू मेंबर, हर एक मेंबर को को पार्टनर का स्टेटस दिया जाता है कि भैया तुम हमारे बिजनेस के को पार्टनर हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो है थर्ड मेरिट। थर्ड मेरिट जो हमारा होता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर मेंबर्स। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए क्या है, ये लिमिटेड लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात किया था कि जो कर्ता होता है, कर्ता का खाली अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी को पार्टनर्स हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब उनका जो पर्सनल एसेट्स है वो अटैच नहीं होगा। जो पर्सनल एसेट्स अगर अटैच नहीं हो रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है। जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं बस उतना ही उनको पेमेंट करना है। तो ये उनका मेरिट हो जाता है कि लिमिटेड लायबिलिटी फॉर मेंबर्स। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्सिस्टेंस। अच्छा, यही पॉइंट हम लोगों ने मेरे फीचर्स में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, परपेचुइटी, मतलब लॉन्ग टर्म एक्सिस्टेंस। मतलब यहाँ पे अगर एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो भी जाती है तो भी हमारा बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, नॉर्मली हमारा जो नेक्स्ट हमारा सीनियर मेल मेंबर होगा वो बिजनेस को कैरी ऑन कर लेगा और वो कर्ता का पोस्ट होल्ड करेगा। तो वही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी बात आ गई, कंटिन्यूटी की बात यहाँ पे आ गई। फिफ्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन को होते हैं उनको सीक्रेट रखा जाता है। हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं, हम लोग सब एक ही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बिजनेस में प्रॉफिट का शेयर ले रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बन गया। इसका मतलब यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी लीक नहीं होती है। तो हमारे क्या होता है इसमें, सीक्रेसी इसमें देखने को मिलती है। इसकी जो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सीक्रेसी किसकी बात कर रहा है, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हैं उनको सीक्रेट रखने की बात को कहा जा रहा है। ओके, आते हैं सिक्स्थ पॉइंट में, प्रोटेक्शन टू द माइनर मेंबर। प्रोटेक्शन टू द माइनर मेंबर्स।
ऐसा मेंबर जिनका अभी जन्म हुआ है या फिर ऐसे मेंबर जिनका 18 साल से कम है एज, उन सब के हितों की रक्षा कौन करता है? कर्ता करता है। तो प्रोटेक्टेड बाय कर्ता, मतलब जो कर्ता होगा उनके सारे जो राइट्स हैं कि भाई उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो फैमिली का मेंबर है, वो को पार्टनर है, वो सारी की सारी जो राइट्स होती हैं, सारी की सारी जो अधिकार होता है, वो सब उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? कर्ता करता है। कर्ता ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो है किसी भी तरीके से माइनर मेंबर का डिसरेस्पेक्ट या फिर माइनर मेंबर के साथ कोई भी गलत चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं 7th पॉइंट पे। हमारा क्या है? फैमिली प्राइड। फैमिली प्राइड एग्जैक्टली एक फैमिली प्राइड होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, जब हल्दीराम में जो उनके घर में जो छोटे मेंबर्स थे वो भी एकदम शान से कहते थे कि हम हल्दीराम के फैमिली से हैं। ठीक है, तो एक फैमिली प्राइड इसमें हमको मिलता है। तो ये जो है एक पूरे बिजनेस का एक ऐसा सेटअप है जो कि फैमिली प्राइड देता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है, माइनर मेंबर्स को प्रोटेक्शन देता है, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस की ये बात को करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, हमारे लिए मतलब जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए होती है। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अगर मेरिट्स हैं तो दूसरा हमारा डीमेरिट्स भी है। तो आप हेडिंग डालते हैं डीमेरिट्स ऑफ HUF। डीमेरिट्स ऑफ HUF। तो डीमेरिट में हमारा पहला पॉइंट क्या है? लिमिटेड कैपिटल। जैसे मैं अगर कहूँ राजेश तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो बोलेगा 1 लाख रुपया। हम बोले तुम्हारे फैमिली के पास टोटल कितना पैसा है, वो बोला सर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया होगा, 2 करोड़ रुपया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके भी हमारे जो टोटल कैपिटल होती है वो हमारा बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। लेकिन दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जैसे कंपनी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा पूल करते हैं। पूल करते मतलब मिलाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो बेस होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो इसीलिए इसकी डीमेरिट हमारी क्या है? यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल। और ये सब कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फैमिली, जो उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई या फिर जो करता है उसने लगाया, मेंबर्स ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसकी वजह से जो कैपिटल हमारी फैमिली की रहती है वही हमारी होती है। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं होता है। एक अगर फैमिली अगर मिडिल क्लास फैमिली है, हम उसको क्या कहेंगे? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड होता है। अगर हम सेकेंड डीमेरिट की बात करें तो क्या होता है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही सजेशंस को देते हैं और एक अकेला व्यक्ति कर्ता जो होता है वो सारे डिसीजंस को लेता है। तो जब अकेला व्यक्ति कर्ता सारे डिसीजंस को लेगा तो उसकी मैनेजरियल स्किल जो है बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। मैनेजमेंट में हमेशा बहुत ज़्यादा बंदों को रखा जाता है ताकि सभी लोग अपना कुछ ना कुछ सजेशन दें, कुछ ना कुछ जो लूप होल्स होते हैं उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर सके और आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक प्रॉपर एक बुलेट प्रूफ डिसीजंस को ले सकें। तो यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, थर्ड इसका जो डीमेरिट होता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जैसे हमारा वहाँ पे क्या था कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो था हमारा मेरिट था, तो हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता डीमेरिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी डेट अगर पेमेंट करना होगा सारे मेंबर्स हाथ उठा लेंगे, लेकिन कर्ता हाथ नहीं उठा सकता है। कर्ता को बोलना ही पड़ेगा कि भाई हम अपना जो है पर्सनल एसेट्स अटैच करना ही पड़ेगा, हम अपना करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कर्ता हमारा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में। हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि नो मैच विद
वर्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, जनरली बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अगर अपना परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे एम्प्लॉई ऑफ द ईयर दे दिया, या फिर कुछ बोनस दे दिया, या फिर कहीं पे घूमने के लिए हॉलीडे ट्रिप दे दिया, ये सब चीज़ें दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब नो मैन विथ वर्क एंड रिवॉर्ड। वर्क बढ़ेगा तो रिवॉर्ड बढ़ना चाहिए, यहाँ पे नहीं होता, कोई मैच इसमें नहीं होता है। ओके, आगे के पॉइंट की अगर हम बात करें, कर्ता इज टू पावरफुल, कर्ता इज टू पावरफुल। यहाँ पे जो कर्ता होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। कर्ता ने जो डिसीजन ले लिया वही डिसीजन अल्टीमेट होता है, चाहे जो फैमिली मेम्बर्स उसके पक्ष में हो चाहे ना हो। तो इसलिए कर्ता इज टू पावरफुल, ये इसका एक डीमेरिट हो सकता है, क्योंकि कर्ता हो सकता है गलत डिसीजन ले ले। ठीक है ना, तो इसीलिए कर्ता इज टू पावरफुल इज अ डीमेरिट ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब अगर कर्ता इतना पावरफुल है तब तो वो बायसनेस भी कर सकता है। यस, इस पॉइंट को लिख लो, क्लियर। कर्ता मे बी बायस्ड, मतलब कर्ता जो है बायसनेस भी दिखा सकता है कि हाँ भाई हम जो है इसको ज़्यादा वो करेंगे, या फिर मेरा दोस्त का बिजनेस है उसके साथ डील क्रैक कर लेते हैं, कुछ पैसा अपनी जेब में रख लिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे डीमेरिट्स में आते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, ऑल द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, I hope it is clear. Let's recall all the things. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है एक जॉइंट फैमिली का अपना बिजनेस है। इसके दो कंडीशन हैं। पहला कंडीशन हमारा ये बताता है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बताता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए। ये दो चीज़ के बाद हमारा जो है हमने दो सिस्टम को पढ़ा, दया भागा जो कि वेस्ट बंगाल में है, मिताक्षरा जो वेस्ट बंगाल को छोड़ के सारे कंट्रीज सारे स्टेट्स में हमारे है। दया भागा में क्या था, मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों थे, और मिताक्षरा में खाली मेल मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कर्ता के बारे में कि कर्ता के बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पर्सनल एसेट्स उसके अटैच हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा फीचर्स के बारे में कि इसमें लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस होता है, माइनर मेंबर्स को जो है मेंबरशिप मिल जाता है जैसे ही वो जन्म लेते हैं, परपेचुअलिटी इसमें होती है, कर्ता जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, सीक्रेसी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा। उसके बाद जो फीचर्स के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको उठा के हमने क्या किया, मेरिट्स में डाल दिया, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको उठा के हम लोग डीमेरिट्स में डाल दिए। तो इस तरीके से हमारा जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने काम को कर लिया। अब बात ये आती है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो इतने सारे डीमेरिट्स हैं उन डीमेरिट्स को दूर करने के लिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो। और जैसे ही ग्रोथ होगा तो हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से उठ के हम किसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। ठीक है, इसकी सूटेबिलिटी खाली हम क्या बता सकते हैं कि जहाँ पे वो दो कंडीशन फुलफिल हो रही है वही सूटेबिलिटी है, और अगर ज़्यादा ग्रोथ होगा तो हम इधर पार्टनरशिप में जाएंगे या फिर कंपनी में जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस HUF topic, Hindu Undivided Family topic is very much clear to you all. इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की पढ़ाई को करेंगे। थैंक यू एवरीवन, वंदे मातरम।